दोस्तों, हम अगर कहें कि एक इंसान दूसरे इंसानों को मार के उनका मांस खाता था, तो आप कहेंगे कि वो कोई साइको होगा जिसका दिमाग ठिकाने पर नहीं होगा। पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिसकी आज हम बात करेंगे वो एक देश का प्रेसिडेंट भी रहा है, जो कि अपने खिलाफ बोलने वालों के सिरों को काटकर अपने कबट में सजा के रखता था और डेड बॉडीज के साथ ऐसे ऐसे घिनौने काम करता था जिन्हें कोई आम इंसान सोच तक नहीं सकेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो साइको और किस देश का किया उसने बंटाधार। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। एक गरीब सा देश और वही बना ये आलीशान महल, जो कि 3 लाख लोगों की मौत का कारण रहा, जहां हर तरफ आपको इंसानी कंकाल, खून और टॉर्चर रूम ही दिखाई देंगे। यही वो इंसान था जिसे ईडी अमीन के नाम से जाना जाता था, जो कि मरी हुई लाशों के साथ घंटों तक बातें करता और उनके साथ अकेले कमरे में बंद रहता था। वो किसी और देश का नहीं बल्कि युगांडा का प्रेसिडेंट था, जहां इसकी कहानी शुरू होती है 1924 में, जब नॉर्थ वेस्ट युगांडा के छोटे से ट्राइब में जन्म हुआ ईडी अमीन का, जहां दूसरे देशों की तरह ही युगांडा में भी ब्रिटिश राज करते थे। ईडी अमीन जिस ट्राइब में जन्मा था, वहां कहा जाता था कि इस ट्राइब के लोग इंसानों को मार के खा जाते थे, जिस कारण इसका असर ईडी पर भी पड़ने लगा। ये उसके लिए आम सी बात हो चुकी थी कि किसी भी इंसान को मारकर उसे खा जाए। बचपन में ही उसके माता पिता अलग हो गए और अपनी मां के साथ को युगांडा के बॉम्बो शहर में आया। घर संभालने के लिए ईडी को कई छोटे मोटे काम करने पड़े और आखिर में 21 साल की उम्र में उसने ब्रिटिश मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया और वहां पर कुक के तौर पर काम करने लगा, जहां अंग्रेजों ने ईडी का फायदा भी उठाया, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सोल्जर चाहिए था जो कि उनके हर ऑर्डर को बिना सवाल किए माने और उनके इशारे पर किसी का भी गला काट दे। ईडी ने भी उन्हें वही दिया। ब्रिटिशर्स के लिए ईडी किसी कुत्ते की तरह बन चुका था। ईडी उनके लिए अपने ही लोगों को मार दिया करता था। 1952 से लेकर 1960 तक चली माओ माओ रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स की तरफ से ईडी लड़ रहा था। ईडी इतना क्रूर था कि इस रिवॉल्ट में सामने वाले सोल्जर्स को वो इतनी बेरहमी से मार देता था कि जिसे देखकर सामने वाले लोग डर जाते थे और हथियार डाल देते थे अपने ही लोगों के खिलाफ। ऐसे वैश्यपन को देखकर अंग्रेजों के बीच ईडी बहुत मशहूर हो गया और ईडी की मिलिट्री रैंक बढ़ती चली गया और 1960 में ब्रिटिश आर्मी का सबसे हाई रैंकिंग ऑफिसर भी बन गया। वही आर्मी में उसे एक दोस्त भी मिला जो था मिल्टन ओबोटे। वो भी एक हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन मिलिट्री में था। दोनों कांड करने में भी माहिर थे, जहां ये दोनों ही अंग्रेजों के नाक के नीचे उन्हीं के गोल्ड, सिल्वर, आर्म्स, अम्युनिशन जैसी चीजों की स्मगलिंग किया करते थे और अपनी पावर का मिसयूज करके उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को भी खत्म कर देते थे। पर जब इसकी खबर अंग्रेजों को पड़ी, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि युगांडा आजाद हो चुका था। तब ब्रिटिश ऑफिसर्स कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनकी पावर चली गई थी। दूसरी तरफ उस समय युगांडा को संभालने वाला कोई भी अच्छा लीडर नहीं था, जिस कारण 19 अक्टूबर 1962 को युगांडा को आजादी दे दी गई और ओबोटे बना युगांडा का प्रेसिडेंट और ईडी अमीन कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस। जहां इससे ईडी खुश नहीं था, क्योंकि उसे प्रेसिडेंट बनना था, ना कि वो ओबोटे के हाथ के नीचे रहना चाहता था। पोजीशन और पावर के लिए दोनों में आपसी जंग छिड़ी। तब ओबोटे ने ईडी की पावर कम करने के लिए ईडी को कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस से उसे सीधा डिमोशन देके कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी ही बना दिया, जिससे उसकी पावर थोड़ी कम हो गई, जिससे अंदर से ईडी बहुत गुस्से में था। उसका अब मेन मोटिव बस एक ही था, प्रेसिडेंट बनना और ओबोटे को हराना। इसलिए अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए वो लोगों के बीच जाने लगा और अपनी इमेज बढ़ाने लगा, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगा। अंदर से ईडी उनका लीडर बन गया, धीरे धीरे लोगों में फेमस हो गया। फिर आया वो वक्त जब 25 जनवरी 1971 को कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए ओबोटे सिंगापुर गया और दूसरी तरफ मौका देखकर ईडी ने तख्तापलट कर दिया, खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, जहां वो आर्मी को भी कंट्रोल कर रहा था, साथ ही पूरी पावर उसी के पास थी। लोगों के लिए भी वो एक परफेक्ट लीडर था और यहीं से युगांडा का शुरू हुआ काला समय। सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते ही उसने ओबोटे को देश निकाला दे दिया और फिर जो कोई ओबोटे का साथ देता उसे मौत के घाट उतारने का खेल उसने शुरू किया। ईडी ने एक सीक्रेट आर्मी भी बनाई, जिन्होंने बस शक पर कई हजारों लोगों को और ट्राइब्स को खत्म कर दिया और चुन चुन के सभी को मारने लगा। और एक दिन उसने एक फरमान जारी किया कि सभी एशियन लोगों को युगांडा से बाहर निकाल दिया जाए। ये गॉड का आदेश है, ऐसा उसने कहा। युगांडा की जीडीपी में 60% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एशियन इंडियंस का ही था। वहां से वो चले गए
जो नहीं गए उन्हें ईडी ने मगरमच्छों को खिला दिया और युगांडा में नरसंहार करना शुरू किया, जिसमें वहां के लोग रोज मारे जाते। वैसे तो ये आंकड़ा हजारों में था। वहां की ये आम सी बात हो गई थी कि रोजाना कई लोगों की जाने जाना और मौतों का सिलसिला जारी रहा। ये कम नहीं था। लोगों को टॉर्चर करने के लिए ईडी ने अपने महल में ही टॉर्चर रूम भी बनाए, जहां वो बेरहमी से तड़पा तड़पा के लोगों को मार देता और तड़पा के मजे लेता था। जब ईडी अमीन लोगों को मारता तब उनकी लाशों को वो अपने एक सीक्रेट कमरे में ले जाता और उनके साथ घंटों तक वक्त बिताता और क्या क्या करता, ये जान के आपकी भी रूह कांप जाएगी। हालांकि कोई भी नहीं जानता था कि वहां ईडी क्या करता था। इस कमरे का राज तब खुला जब एक दिन उसकी 5वीं बीवी ने चुपके से उसके कमरे में देखा। वो सब देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां उसने देखा कि बड़े बड़े फ्रिजों में कई सारे इंसानी सिरों को काट के रखा गया है और कमरे में हर तरफ मरे हुए लोगों की अनगिनत लाशें पड़ी थी, जिनके कई सारे बॉडी पार्ट्स गायब थे, जैसे कि होठ, लिवर, नाक, आंखें और गुप्तांग भी। अभी इनके साथ ईडी अमीन क्या क्या करता था ये तो वही जाने, लेकिन धीरे धीरे ये बातें लोगों के सामने आने लगी। ईडी का असली रूप सबके सामने आ गया। ईडी कई दिमागी बीमारियों से ग्रसित था, ऐसा उसके डॉक्टरों ने भी बताया, और उसका यही पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। और अपनी पावर में बने रहने के लिए उसने तंजानिया पर हमला कर दिया, लेकिन जंग में हार गया। बाद में ईडी लीबिया भाग गया और वहां से सीधा सऊदी अरेबिया, जहां अंत में 16 अगस्त 2003 में उसकी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो गई। और ये युगांडा के इतिहास का खूनी सिलसिला आखिर खत्म हुआ। ये थी कहानी युगांडा के वैशी दरिंदे प्रेसिडेंट की, जिसने पूरी जिंदगी बस लोगों को मौत दी और 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को अकेले बेरहमी से मार डाला। ये वही ईडी अमीन है, जिसे अपने कर्मों की सजा भी मिली और बहुत बुरा हाल हुआ इस साइको डिक्टेटर का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।